तो देखो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल शिफ्ट के टॉपिक के अंदर ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाई रेजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ C2H5OH मींस एथाइल अल्कोहल। ठीक है, एथाइल अल्कोहल का एनएमआर स्पेक्ट्रम हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 8 नंबर में पूछा जाता है जनरली, अलोंग विद केमिकल शिफ्ट की केमिकल शिफ्ट के बारे में, और उसके एज एन एग्जांपल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डिस्कस द एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ C2H5OH। ठीक है, इसके अलावा वो आपको कोई दूसरा एग्जांपल भी दे सकता है इसके जैसे। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को ध्यान से समझ लेंगे तो आपको दूसरे एग्जांपल समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इससे पहले बच्चों हम लोग कुछ चीजें हैं जो हम लोग रिकॉल करेंगे। ठीक है, वो क्या था? पहली बात तो थी कि केमिकल शिफ्ट का जो स्केल है वो हम पार्ट्स पर मिल का स्केल मानते थे। ठीक है, जो हमारा रेफरेंस स्केल था, ये पार्ट्स पर मिल का स्केल इस है। जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है, रेफरेंस सैंपल जो है दैट वाज TMS, दैट इज टेट्रामेथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब रेफरेंस सैंपल वाज टेट्रामेथाइल, जिसको हमने कंसीडर किया था कि इसकी जो केमिकल शिफ्ट की जो पीक है वो 0 पार्ट्स पर मिलियन है। ठीक है, फिर हमने कहा था इसके लेफ्ट साइड में जितनी भी पीक्स हमें दिखेंगी, इसका मतलब वो किसके लिए है? कम शील्डेड प्रोटॉन्स के लिए है। ठीक है, और उनको रेजोनेंस तक पहुंचाने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी कम लगेगा। इधर हमने लिखा था डाउन, और इसके लेफ्ट में अगर आपको कोई भी दिख रहा है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रेन है। ठीक है, इधर शील्डिंग क्या हो रही है? इस साइड में, इस पी के राइट साइड में शील्डिंग इंक्रीज हो रही है, और इस पी के राइट साइड में अप फील्ड है कि ज्यादा मैग्नेटिक की जरूरत पड़ेगी उसको मैग्नेटाइज करने के लिए एनएमआर न्यूक्लियस को, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस को। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो अपना फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था? रेजोनेंस कंडीशन के लिए दैट वाज H Gn बीटा n, which is बीटा n is here न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, और साथ में क्या था? B नॉट, that is एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड माइनस में B, और ये B नॉट किसकी वजह से था? स्क्रीनिंग की वजह से था। जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग हमने पढ़ा था that B local is equal to sigma B नॉट, सिग्मा आई क्या था? शील्डिंग पैरामीटर, शील्डिंग कांस्टेंट था। ठीक है, तो अब यहां से हमने देखा कि जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी बी लोकल उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा बी लोकल होगा, और इस ओवरऑल बी इफेक्टिव कि न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेगा, बल्कि ये बी इफेक्टिव मैग्नेटिक, ये वाला इस बी एक्सटर्नल फील्ड माइनस में लोकल फील्ड ड्यू टू शील्डिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी उतना ही ज्यादा ये बी लोकल होगी, और उतना ही कम अपना बी इफेक्टिव होगी। जितनी ज्यादा शील्डिंग बी नॉट में से उतना ही ज्यादा बी लोकल माइनस होकर बी इफेक्टिव उतना ही कम आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब हाईली शील्डेड न्यूक्लियस को रेजोनेंस तक पहुंचाने के लिए अगर आप एक सर्टेन पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बात करते हो, तो जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी हमें उतनी ही ज्यादा एनएमआर फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी? अप्लाई करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? हमें उतनी ही ज्यादा शील्डिंग क्या करनी पड़ेगी, एनएमआर फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी? अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट if B naught is kept constant, if B naught is kept constant, then effective
be effective seen by nucleus increases to the left of nucleus. To the increases as one moves away from its position on the left. As one moves away from the increases to increases as one moves away, one moves from TMS signal to left. Thus, to observe resonance, frequency should be increased. अभी तक जो स्टेटमेंट मैं बोल रही थी वो आपको मैं बोल रही थी बी लोकल के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब उसी स्टेटमेंट को हम बी इफेक्टिव के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में बी लोकल तो दिख नहीं रही, क्या दिख रहा है, बी इफेक्टिव दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, बी इफेक्टिव। स्टेटमेंट के फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अगर हमने बी नॉट यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या कर दिया बेटा, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। यानी कि इस पैरामीटर फॉर्मूले के अंदर हमारी ये जो बी नॉट वाली टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये हमारा फिक्स हो गया तो अब हमारे बी का वेरिएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, बी लोकल पे, और बी लोकल किस पे डिपेंड कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट पे, शील्डिंग पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां कहता है दैट अफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड सीन बाय न्यूक्लियस इंक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम टीएमएस सिग्नल टू द लेफ्ट। कहता है कि अगर बी नॉट फिक्स है और तुम टीएमएस सिग्नल के अगर लेफ्ट में जाते हो तो बेटा देखो टीएमएस सिग्नल के लेफ्ट में गए तो अपना क्या है, डी शील्डिंग। बी नॉट पे ध्यान मत दो, बी नॉट फिक्स है, ठीक है। डी शील्डिंग, डी शील्डिंग का मतलब टीएमएस सिग्नल के लेफ्ट में हमारी शील्डिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर हमारी शील्डिंग कम हो रही है इसका मतलब हमारे लिए बी लोकल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए बी नॉट की वैल्यू आपने कितनी कर दी बेटा, बी नॉट की वैल्यू आपने कर दी 100, ठीक है। बी नॉट को आपने 100 पे फिक्स कर दिया और जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड बढ़ते जा रहे हैं आपका बी लोकल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे जब आप पीक लिख रही थी तो बी लोकल की आपकी वैल्यू थी 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे इस साइड में क्या होती जा रही है, सॉरी बी लोकल की वैल्यू इस साइड में कम होती जा रही है क्योंकि डी शील्डिंग होती जा रही है। पहले मान लीजिए कि 40, फिर 20, फिर 20, फिर 10, ऐसे तो आपका बी इफेक्टिव क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। कब, जब आपका बी नॉट क्या है, फिक्स है और आप टीएमएस सिग्नल से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, डी शील्डिंग की तरफ जा रहे हैं। तो बी नॉट फिक्स हो गया और डी शील्डिंग यानी कि बी लोकल आपका कम होता जा रहा है। तो ये अगर फिक्स है और ये क्वांटिटी कम होती जा रही है तो ओवरऑल इफेक्टिव क्वांटिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि न्यूक्लियस को दिखने वाला बी इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर आप टीएमएस सिग्नल के लेफ्ट में बात करते हो तो टीएमएस सिग्नल के लेफ्ट में आने का मतलब है कि बी इफेक्टिव आपका इंक्रीज हो रहा है और बी इफेक्टिव आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और उसी इंक्रीजिंग मैग्नेट अगर ये आपका इंक्रीज हो रहा है तो इस रेजोनेंस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए तो जो आपका न्यू रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बी इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक लेवल की स्प्लिटिंग होगी उनके बीच की ये स्प्लिटिंग भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और इस स्प्लिटिंग को रेजोनेंस तक ले जाने के लिए आपका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एनर्जी है एच न्यू वो आपका इस कंडीशन पे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, एच न्यू इज
इक्वल टू GM देन BF। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट को आपने दो तरीकों से पढ़ा। पहला आपने क्या पढ़ा, देखिए पहली चीज हमने पढ़ी थी बी एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में कि टीएमएस सिग्नल के इस तरफ आएंगे, हमारी शिल्डिंग कम होती जाएगी तो बी एक्सटर्नल हमें कम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टीएमएस सिग्नल के इधर जाएंगे तो शिल्डिंग हमारी इंक्रीज होती जाएगी और उस शिल्डिंग को काटने के लिए उतना ही ज्यादा हमें बी एक्सटर्नल देना पड़ेगा। अब हम आते हैं बी इफेक्टिव की तरफ। ठीक है, तो शिल्डिंग कम हो रही है, इस साइड में शिल्डिंग कम है, इसका मतलब न्यूक्लियस को जो बी इफेक्टिव दिखाई देगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये अभी मैं बात कर रही हूँ बी इफेक्टिव। ठीक है, इस साइड शिल्डिंग डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब बी इफेक्टिव इस साइड क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, टीएमएस सिग्नल के लेफ्ट में इंक्रीज होगी और टीएमएस सिग्नल के राइट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अब ये बात मैं आपको लिख देती हूँ कि इस साइड में एक चीज और ऐड कर रही है हम कि इस साइड में आपका बी इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस साइड में आपका बी इफेक्टिव क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। और अगर आपका बी इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है बच्चे तो इसी साइड में तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी न्यू है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी इस साइड। और इसके राइट साइड में आपका बी इफेक्टिव क्या करेगा बेटा, बी इफेक्टिव आपका डिक्रीज करेगा। और अगर बी इफेक्टिव डिक्रीज कर रहा है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये आपके किसके डाउन फील्ड किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, बी नॉट के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। ये अप फील्ड डाउन फील्ड किसके रिस्पेक्ट में है, बी नॉट के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक पार्ट था इसका। फर्दर जो हमें डिस्कस करना था विद पॉइंट व्यू ऑफ बी इफेक्ट। ठीक है, तो इस चीज को भी आप जहां तक हमने पढ़ा था उससे आगे ऐड ऑन करना। ठीक है ना, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1H केमिकल शिफ्ट। ठीक है, 1H केमिकल शिफ्ट ये NMR रेजोनेंस शिफ्ट ही है। मैंने कहा था कि NMR रेजोनेंस को कहीं पे या NMR केमिकल शिफ्ट को 1H केमिकल शिफ्ट लिखा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1H बेसिकली 1H जब बोला गया है तो वो एक प्रोटॉन की बात की गई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1H केमिकल शिफ्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस जिसके अंदर अपना कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, can be correlated with the electronegativity of neighboring group और atom। कि neighboring group और atom की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपका NMR स्पेक्ट्रम को इफेक्ट करेगा, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्रोटॉन जिसको आपको स्टडी करना है, अगर वो किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में प्रेजेंट है, जैसे कि आप OH ले लीजिए, OH आपका एक ऐसा ग्रुप है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन विद शेयरिंग आपका क्या करते हैं, अपना बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अबाउट आपको इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग दिखेगी वो कम दिखेगी। क्यों, क्योंकि उस शील्डिंग को अपनी तरफ किसने खींच रखा है, ऑक्सीजन ने खींच रखा है, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसी तरह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नियर बाय में अगर कोई प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उस प्रोटॉन की शील्डिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर शील्डिंग कम है तो मैंने कहा था इधर इस साइड में हमने लिखा था, इस साइड में टीएमएस सिग्नल है, इस साइड में क्या था, डी शील्डिंग। और डाउन फील्ड किसके लिए था, बी नॉट के लिए था। तो शील्डिंग अगर कम होगी तो बी नॉट यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी हमें उतना ही क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हम मेन है। अगर आपका पेपर में आता है कि डिस्कस 1H NMR रेजोनेंस ऑफ Ce2H5OH तो आप इस टॉपिक को यहाँ से शुरू करेंगे, बुक में आप देख लेंगे कि ये कहाँ पे है।
ठीक है, बुक में आई थी कि ये आज का शुरू हो रहा है, पेज नंबर 10.9 से ये टॉपिक की आप शुरुआत करें। ठीक है, इससे पहले अगर पूछा जाता है, जो इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था वो आप केमिकल शिफ्ट के अंदर ही लिखेंगे। केमिकल शिफ्ट में अभी तक हम जितना डिस्कस कर चुके थे उसके अंदर ही इंक्लूड करेंगे जो इससे पहले मैंने लिखा था। ठीक है, अभी हम H1 NMR और C2H5 को अच्छे। तो देखिए जैसे इस बुक में एग्जांपल दे रखा है इथाइल एल्कोहल का। इथाइल एल्कोहल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज CH3 CH2OH, ये इथाइल एल्कोहल है हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है इसके अंदर हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे क्या है, NMR इनएक्टिव। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें H क्या है, NMR एक्टिव। इसके अंदर क्या है हमारा I नॉन जीरो है, ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और जो हमारे C और O है ये क्या है हमारे का NMR इनएक्टिव। NMR इनएक्टिव तो C के अंदर आप देखेंगे आपके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, तो इसका I क्या है, 0 है। ऑक्सीजन के पास आप देखेंगे 8 प्रोटॉन और क्या है 8 न्यूट्रॉन, तो इसका I क्या है, 0। ठीक है, तो NMR स्पेक्ट्रम आपको किसकी वजह से दिखेगा, केवल हाइड्रोजन की वजह से दिखेगा। ठीक है ना, अब ये कहता है कि इसमें जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन। दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं ना यहाँ से ये वाला इसके पास लग रहा है और यहाँ से ये CH2 वाला इसके पास लग रहा है, तो ये आपको क्या दिखेंगे, ये आपको लेस शील्डेड दिखेंगे क्योंकि बेटा इनकी नेबरिंग गुण में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट। ठीक है, आप इसको अगर बनाएंगे इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर में आपको बना के दिखाऊं तो वो आपको इस तरीके से दिखेगा H H H। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक और C आएगा, इसके साथ H and H, फिर O and H, ये इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो आप देख लेना कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसके पास प्रेजेंट है, फिर इसके बाद ये इन दोनों के भी पास प्रेजेंट है, लेकिन जैसे जैसे हम CH3 वाले ग्रुप पे पहुंचेंगे ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो चुकी होगी, और हमने कहा था कि जो बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो जो इफेक्ट है वो आपका डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। आपका जो इंटरेक्शन है डाइपोलर इंटरेक्शन है वो उस हिसाब से डिक्रीज होता जाएगा। तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे ज्यादा इफेक्ट आपको इस H के ग्रुप दिखेगा, जो इस OH के ग्रुप में H है उसके ऊपर दिखेगा। फिर इससे कम इफेक्ट दिखेगा बच्चे आपको CH2 के ऊपर, और सबसे ज्यादा कम इफेक्ट आपको किसके दिखेगा, ये CH3 के अंदर जो प्रोटॉन है उसके ऊपर। यानी कि आपके पास टोटल कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोप में शो कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट। अब दूसरी बात हम यहाँ से देखेंगे इन 6 में से सबसे ज्यादा शील्डिंग लेस शील्डेड कौन है, ये H, क्योंकि ये H किसके पास प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, हम कार्बन की बात भी कर रहे हैं लेकिन मैं ऑक्सीजन का नाम बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन के इफेक्ट को क्या कर रहा है, दबा दे रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन है ये तो कार्बन से भी अटैच है और ऑक्सीजन से भी अटैच है, तो कार्बन पे भी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन अपना इफेक्ट दिखाएगी, लेकिन ऑक्सीजन भी उससे भी ज्यादा है, तो ओवरऑल हमको किसका दिखेगा, ऑक्सीजन का दिखेगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये सबसे कम शील्डेड है। फिर इससे ज्यादा शील्डेड कौन सा है, ये CH2 वाला इससे ज्यादा शील्डेड है। फिर सबसे ज्यादा शील्डेड कौन सा है, ये CH3 वाले प्रोटॉन ये शील्डेड है। क्यों, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर 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 जाते जा रहे हैं, तो इनकी शील्डिंग क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन के पास रहेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपने साइड खींच के रखेगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो अगर इसी चीज को बेटा हम अगर स्केल पे देखना चाहें तो एक बार मैं लिखूंगी कि यहाँ पे
ये, ठीक है। तो एक चीज और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिखूंगी OH ग्रुप का जो H है वो क्या है, हाईली शिल्डेड, हाईली शिल्डेड, ठीक है। और CH2 ग्रुप के जो प्रोटॉन्स हैं ये क्या है, लेस शिल्डेड, ठीक है। और CH3 के क्या है, लीस्ट शिल्डेड। इसकी वजह से नेबरिंग में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है उसकी वजह से। अब दूसरे स्टेप पे आपको ये चेक करो, ये तो पता चल गया कि शिल्डेड किसकी ज्यादा है किसकी कम है। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये सारे आपके इक्विवेलेंट हैं? इसके अंदर 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है, क्या ये 6 के 6 प्रोटॉन इक्विवेलेंट है बेटा? इक्विवेलेंट हम किस केस में कह रहे हैं, जब इनका केमिकल एनवायरनमेंट कैसा हो, सेम। तो आप यहाँ पे देखोगे ये हाइड्रोजन अपनी बॉन्ड शेयरिंग किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग हो गया। फिर आप ये दोनों हाइड्रोजन देखोगे तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में तो इक्विवेलेंट है, लेकिन इनसे और इनसे क्या है, अलग है। क्योंकि देखो ये दोनों हाइड्रोजन, इसके भी इधर एक ऑक्सीजन है इतने डिस्टेंस पे, इसके भी इधर ऑक्सीजन है, इसको भी ये वाली चीज दिखती है, इस हाइड्रोजन को भी ये वाली चीज दिखती है। तो ये दोनों CH2 के अंदर जो दो प्रोटॉन है ये दोनों आपस में तो इक्विवेलेंट है, लेकिन OH वाले ग्रुप के प्रोटॉन से और CH3 वाले ग्रुप के प्रोटॉन से क्या है, ये अलग अलग है। यानी कि ये अलग फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट होगा, इसको रेजोनेट करने के लिए हमें अलग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इन दोनों को रेजोनेट करने के लिए हमें अलग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सेम है लेकिन OH से और CH3 से क्या है बेटा, अलग है। फिर ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट है, तो इन तीनों की पीक हमको एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड पे या सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे दिखेगी, लेकिन इन दोनों से वो क्या होगी, अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है, नॉन इक्विवेलेंट। CH3 ग्रुप के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो अलग है, CH2 ग्रुप के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो अलग है, OH ग्रुप के अंदर जो प्रोटॉन है वो अलग है। क्यों? क्योंकि इन सब का केमिकल एनवायरनमेंट क्या है बेटा, अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये भी हमें पता चल गया कि ये नॉन इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब इन सब की पीक अलग अलग V0 की वैल्यू हमें दिखेगी, ठीक है। इन सब की का मतलब इस ग्रुप की अलग दिखेगी, इसकी अलग दिखेगी और इसकी अलग दिखेगी, ठीक है। अब हम इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो इस ग्रुप में जो रेजोनेंस होगा H के कारण वो केवल एक हाइड्रोजन के कारण होगा, तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम। फिर इसमें किसके कारण होगा, दो हाइड्रोजन के कारण होगा, तो जो पीक हम दिखाएंगे उसकी हाइट किससे क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसमें कितने की वजह से हो रहा है, 3 की वजह से, तो इसकी पीक क्या होगी बेटा, सबसे ज्यादा दिखेगी, सबसे ज्यादा हाइट, ठीक है ना। तो एक बार इसको ड्रा कर लेते हैं, देखिए ये हमारा TMS के लिए, अब बताओ TMS में थे 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन, तो TMS ज्यादा शिल्डेड है कंपैरिजन टू दिस CH इथाइल अल्कोहल प्रोटॉन्स, तो TMS का ये हम पीक लेते हैं, इसकी हाइट भी हम ज्यादा लेते हैं, ठीक है। ये पीक हमारी किसकी है बेटा, टेट्रामिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसकी पीक हमने हाईएस्ट ली है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। फिर मैंने कहा था TMS से जितना जितना लेफ्ट में आते जाएंगे शिल्डिंग क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो इसमें सबसे ज्यादा स्क्रीन कौन सा है, OH वाला हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इसके जस्ट बाद आपको जो पीक दिखेगी वो किसके लिए दिखेगी, आपको OH के लिए दिखेगी, किसके लिए, OH। ये पीक हमारी किसकी है, OH, क्योंकि ये क्या है, ओहो आई एम सॉरी, हाईली स्क्रीन, ये तो ओहो ये बेटा मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव के जितना पास होगा वो उतना ही कम स्क्रीन होगा, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, मैंने बताया सही था लेकिन गलत लिख दिया मैंने। तो OH आपका क्या है, लीस्ट शेडेड, ठीक है। फिर ये आपका मोर शेडेड है, ये आपका मोस्ट शेडेड, क्योंकि ये ऑक्सीजन से ज्यादा दूर होता जा रहा है, जो ऑक्सीजन से जितना ज्यादा दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को आप अपने पास में खींच के रख नहीं सकता। तो ये आपका क्या है, ये मोस्ट शेडेड है, इसका मतलब इसकी शील्डिंग सबसे ज्यादा है। तो जस्ट TMS के बाद आपको किसकी पीक दिखेगी, इस CH3 की, कितने प्रोटॉन्स के कारण, 3 प्रोटॉन्स के कारण इस केस में। तो हमने मान लिया कि ये किसकी पीक दिख रही है आपको, CH3 की पीक दिख रही है।
इसकी हाइट, ठीक है। फिर इसके बाद कम शेडेड कौन है, ये सबसे ज्यादा शेडेड है, इसके बाद कम शेडेड है CH2, कितने की वजह से दिखेगा बेटा, 2 की वजह से दिखेगा। तो CH2 का पीक आप मान लीजिए आपको यहाँ पे ये है आपका CH2 का। फिर इसके बाद आपको कौन सा दिखेगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH जो ग्रुप है इसके हाइड्रोजन है, ये लेस शेडेड है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इसकी सबसे ज्यादा पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ये OH, इनकी हाइट कम क्यों होती जा रही है, क्योंकि ये आपको 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन की वजह से दिख रहा है, ये आपको 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन की वजह से दिख रहा है, और ये आपको सिंगल इक्विवेलेंट प्रोटॉन की वजह से, ठीक है ना। तो ये है हमारा पार्ट्स का न्यूक्लियर स्केल, इस साइड में ये हमारा है 0, TMS रेफरेंस का स्केल में किसे मान के चलते हैं 0, ठीक है। और इस साइड में, ठीक है, इस साइड में आपका D0 क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज होता है, और D0 इस साइड में क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि इस साइड में शिफ्टिंग क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। सो दिस इज योर स्टिक डायग्राम फॉर NMR, हाई रेजोल्यूशन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास एक चीज और आएगी बच्चे, वो क्या आएगी, स्पिन स्पिन कपलिंग, ठीक है। उस स्पिन स्पिन कपलिंग को पहले हम पढ़ेंगे, फिर उस स्पिन स्पिन कपलिंग को हम पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि ये जो आपको एक सिंगल लाइन दिख रही है, ये एक सिंगल लाइन नहीं है, बल्कि ये भी फर्दर स्प्लिट हुई है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ये बाकी के जो बचे हुए ये भी अपना इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो इसकी फर्दर स्प्लिटिंग हम पढ़ेंगे, इन सब की आपको फर्दर स्प्लिटिंग हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, स्पिन स्पिन कपलिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले हमें स्पिन स्पिन कपलिंग पढ़ना पड़ेगा। तो स्पिन स्पिन कपलिंग पढ़ने के बाद ये आर्टिकल आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है एज इट इज, वहां से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।